जय भीम साथियों, मैं पीयूष महतो, एक दी कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का लाइब्रेरियन और फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट एक्टिविस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज, एक प्रसिद्ध संस्कृत विशेषज्ञ और लेखिका। उन्होंने अपने लेख और विचारों के ज़रिए संस्कृत साहित्य, नारीवाद और शिक्षा को एक साथ जोड़ा है। उन्होंने जेंडर एंड कल्चर जैसी विषय पर बात करी है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक वीकली जैसे पत्रिका में अपना लेख लिखा है। उनके कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं फोर्जिंग अ वोकैबलरी फॉर द नेशन, प्लॉटिंग द कॉन्टोर ऑफ द मॉडर्न नेशन और द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रामाबाई। उन्होंने लय, भव, भाव, अनुभव की नाम से एक हिंदी किताब भी लिखी है, जिसमें भावनाओं और अनुभव को सुंदर तरीके से दिखाया गया है। डॉक्टर भारद्वाज संस्कृत और नारी अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शिक्षिका और सोच विचार करने वाली लेखिका हैं। स्वागत है आपका हमारी लाइब्रेरी में और बधाई हो आपकी किताब पे। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा सवाल आपसे, जेंडर और संस्कृत और जेंडर इक्वालिटी स्टडीज़ जैसे फील्ड्स को जोड़ने का आपने कैसे सोचा? दिलचस्प सवाल। दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो साहित्य का है, लिटरेचर का है और मेरी पढ़ाई संस्कृत की है। मेरी पीएचडी अथर्ववेद पर है। तो एक तरीके से भाषा और साहित्य की दुनिया से बचपन से थोड़ी परवरिश ऐसी थी। पापा इसमें, माँ की दिलचस्पी थी। एक तरीके से घर में पूरा माहौल था इसका, और न केवल सिर्फ साहित्य पढ़ने पढ़ाने का, बल्कि साहित्यकार और साहित्यकारों की ज़िंदगी को बहुत करीब से मैंने देखा है, क्योंकि पापा और नाना जी के बदौलत काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो चाहे अमृतलाल नागर हो या नागार्जुन हो या केदारनाथ सिंह हो, भीष्म साहनी हो, सारे। तो वो मुझे सौभाग्य मिला है कि बचपन से देखा। मैं मूलतः बिहार की हूँ, पटना की। 2000 में मैं दिल्ली आई और शुरू से मैंने सोच रखा था कि टीचिंग ही मेरा एरिया होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और क्षेत्र में काम करने लगूंगी। लेकिन दिल्ली आई, बेटी छोटी थी, एक जेंडर्ड जो रियलिटी है और बड़े शहर में, तो फिर निरंतर नाम की संस्था से मेरा संपर्क हुआ और वो लोग उस समय टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे थे और मैंने एक सेमिनार में संस्कृत टेक्स्ट बुक रिव्यू प्रेजेंट की थी। तो उन लोगों से संपर्क हुआ और फिर पता चला कि अच्छा जेंडर पे काम करते हैं। तो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में तो मैं शुरू से, मैं ASF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की मेंबर रही और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की, IPTI इप्टा से भी जुड़ी रही। तो एक तरीके से जो ब्रॉडली लेफ्ट प्रोग्रेसिव मूवमेंट था उसका मैं हिस्सा रही। तो जब जेंडर पे काम करना शुरू किया तो शुरू में तो लगा कि अच्छा ये कुछ नया है। तो मुझे याद है कि जब पहली बार एक जेंडर ट्रेनिंग में मैं गई, टीचर्स ट्रेनिंग थी, तो वहाँ मेरी कुलीग जैसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि ये तो फिर हक की बात है, क्या गैर बराबरी है उसकी बात है, तो बात तो सही है। फिर मेरी दिलचस्पी हुई, फिर मैंने काफ़ी पढ़ा और निरंतर संस्था का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा कि मैं इस क्षेत्र में काम करती रही। और एक क्षेत्र में काम करने के दौरान, चूँकि उस समय हम टेक्स्ट बुक स्टडी और टेक्स्ट बुक को बहुत रिव्यू कर रहे थे और उसी प्रक्रिया में NCF 2005 के बाद जो नई टेक्स्ट बुक बनाई जा रही थी, तो मैं संस्कृत टेक्स्ट बुक बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल रही, उस कमेटी में भी थी। तो फिर मुझे बार बार लगता था कि यदि हम टेक्स्ट बुक या करिकुलम का क्रिटिक भी करते हैं तो मोटे तौर पर जो आलोचना हो रही थी वो या तो हिस्ट्री के इसमें या भाषा के क्षेत्र में। तो भाषा में भी हिंदी और थोड़ा अंग्रेजी, संस्कृत तो कहीं नहीं था। और संस्कृत के चूँकि मेरी दिलचस्पी और पढ़ाई पूरी
ट्रेनिंग संस्कृत की रही, तो मुझे लगा कि संस्कृत को हम लोगों ने दक्षिणपंथी लोगों के हवाले कर दिया है, उसमें क्या हो रहा है सोचा ही नहीं है। तो एक तरीके से उस काम के दौरान ही बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से मैं उस निगाह से संस्कृत के भी काम करने लगी, हिंदी किताबों पे भी काम किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, फिर वापस संस्कृत की किताब पे काम किया, संस्कृत अकेडमी में भी रही दिल्ली में। तो मुझे अफसोस है कि जितना मैं करना चाहती हूँ संस्कृत पर वो कर नहीं पाई, क्योंकि एक बार जेंडर और सेक्सुअलिटी में जो दिलचस्पी जग गई वो इतना बड़ा दायरा है, और फिर उसमें मेरा दिल लग गया, तो मैं काफ़ी कोर्सेज बनाने, ट्रेनिंग करने, किताबें बनाने में लग गई। तो संस्कृत अभी तो फ़िलहाल थोड़ा पीछे छूट गई है, लेकिन वो जुड़ाव तो है। मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने फोर्जिंग अ वोकैबुलरी फॉर द नेशन और पंडिता रमाबाई पे काम करा, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? तो असल में पंडिता रमाबाई जो कि महाराष्ट्र की थी, उन पर किताब, हिंदी में किताब लिखने का प्रस्ताव निरंतर का ही था, और एक तरीके से निरंतर से मेरा जुड़ाव टेक्स्ट बुक पे काम और पंडिता रमाबाई पर काम के जरिए ही हुआ। और वो काम, उसमें जो दिलचस्पी जगी तो वो कई वर्षों तक, क्योंकि काफ़ी लंबा शोध हुआ, अंग्रेज़ी में तो चीज़ें थी, उमा की किताब है, उमा चक्रवर्ती की किताब है, मीरा कोसाम्बी की किताबें हैं, पद्मिनी सेन गुप्ता की किताबें हैं, कई किताबें अंग्रेज़ी में तो थी, हिंदी में नहीं थी। और उसमें भी बहुत सारे जगह हमें लग रहा था कि सेकेंडरी सोर्सेस पे किताबें लिखी जा रही हैं, जो कुछ भी मिल रहा है। तो एक तरीके से बहुत गहराई से शोध किया, कई सालों तक निरंतर की टीम के साथ मिल कर के वो किया। हम पंडिता रमाबाई का जो आश्रम है पुणे के पास केट गांव, वहाँ भी कई बार गए। तो वो पंडिता रमाबाई पे काम एक और आज ही बात हो रही थी कि वो दिली ख्वाहिश है कि उस पर फिल्म भी बन सके। और दूसरा जो जिस आर्टिकल के बारे में, EPW के बारे में आप बता रहे हैं, वो निरंतर में ही हम लोगों ने एक नेशनल लेवल की टेक्स्ट बुक स्टडी की थी, और वो टेक्स्ट बुक स्टडी 4 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्योंकि हमने बहुत ही डाइवर्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड के स्टेट्स चुने थे, और एक नेशनल लेवल के पे जो किताबें हैं, वो चाहे NCERT की किताबें हो या बड़े पब्लिशर, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हों, उन किताबों को लिया था, और उसकी स्टेट टीम भी बनी, और वो एक बड़ी स्टडी थी। तो उस स्टडी के दौरान हम लोगों ने भाषा की किताबों को देखा और सोशल साइंस को देखा था, थोड़ा प्राइमरी सेक्शन में हमने EVS भी देखा था। उसी से जो लर्निंग निकली, और ये पूरा टीम वर्क था, वो आर्टिकल उसी का हिस्सा। मतलब आपने काफ़ी, मतलब क्योंकि जब हम बात कर रहे तो काफ़ी आपने जब बताया कि हम चारों डाइवर्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो जाए या डाइवर्स सोशलिटी की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा सुन के। मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। मेरा अगला सवाल है, जैसे आप फेमिनिज़म के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, तो फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से शिक्षा को देखना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है कि, और मैं अक्सर अपने नारीवादी दोस्तों से कहती हूँ कि चूँकि एक ब्रांडिंग हो जाती है और एक टैग लग जाता है, दरअसल हम कहते हैं कि एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रख के चीज़ों को देखें, और जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम गौर करें। आमतौर पर जो किताबें हमारे सामने आती हैं, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आती हैं। वो प्रक्रियाएं क्या रही हैं, उनको पकड़ना और एक बड़े संदर्भ में रख के चीज़ों को देखना ही एक नारीवादी नज़रिया है मेरे लिए, और एक तरीके से वही कोशिश रही है। अब इसको, मुझे तो लगता है कि ये सबसे सही तरीका है और संतुलित तरीका है।
हालांकि फेमिनिज्म के नाम से और फेमिनिस्ट के नाम से लोग बिदकने लगे हैं, लेकिन असल चीज़ है कि हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अब सिर्फ औरत की बात करो, कतई हम ये नहीं कह रहे। हम जो कुछ हो रहा है उसको एक बड़े स्ट्रक्चर में रख के कैसे देख सकते हैं, ढांचा क्या कर रहा है, उस ढांचे से टकराते हुए किस तरीके से ज्ञान का निर्माण हो रहा है, हम उसको समझने की, उन प्रक्रियाओं को समझने की बात करते हैं। जैसे अभी आपने मतलब पहले ही सवाल में आपने बात की थी कि आपने टेक्स्ट बुक पे भी काम करा, तो मैंने जब अपनी स्कूलिंग, मेरी हाल फिलहाल में स्कूलिंग ख़त्म हुई है, तो उस दौरान मैंने फेमिनिज़्म हो या जेंडर इक्वालिटी हो, इन सब बारे में नहीं पढ़ा। ये चीज़ें जब मैं लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी में जब मैंने किताबें पढ़ी, जब मैंने लोगों से बात की, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो क्या वो चेंजेस हो सकते हैं जो शायद हमारे करिकुलम में आए, या हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हम करें जिससे कि लोगों को, जिससे स्टूडेंट्स को फेमिनिज़्म और शायद जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता चले, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें कि जो शायद हमें घर पे भी नहीं दिखती है। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम तो काफ़ी हो रहा है, और आज की तारीख में कोई भी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट यदि है बिना जेंडर शब्द के अब नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि फिर जेंडर की समझ को हम कितना ढांचे में देख पाते हैं, क्योंकि जेंडर कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है, वो स्ट्रक्चरल इशू है और पॉलिटिकल इशू है। तो हम ये बात करते हैं कि आप जेंडर शब्द न भी इस्तेमाल करें, आप जो हमारा ढांचा है, आप उसमें क्या हो रहा है, स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहे हैं, कौन छूट रहे हैं, किताबों में कौन आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, स्कूल में स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल में शिक्षकों का आपसे रिश्ता क्या है, विद्यार्थियों का आपसे रिश्ता क्या है, स्पेस क्या है, रिवार्ड और पनिशमेंट कैसे दिया जा रहा। यदि इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल वही है कि नारीवादी नज़रिए से हम शिक्षा को देखने की बात कर रहे हैं। तो कोशिश हो रही है, कई बार हम कहते हैं कि लिप सर्विस ही सही, लेकिन कोशिश अभी भी हो रही है, उसको और गहराई से देखने की ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि जब जेंडर पे काम होता है ना, तो बहुत लंबे समय तक वो सिर्फ लड़कियों को शिक्षा के दायरे में लाने और एक्सेस के सवाल तक सीमित हो जाता है। और जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तब हमको मुकम्मल तरीके से देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है। तो जैसे हाल फिलहाल में संस्कृत का इस्तेमाल नहीं होता, आप भी कह रहे कि आप वो पीछे संस्कृत कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। तो जैसे स्टूडेंट्स जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अलग अलग जगह पे संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो क्या वो अभी भी उनके लिए रेलेवेंट है? और आप जैसे, आप खुद एक लेखक हैं और कई शायद सारे यंग लेखक होंगे जो लिखने की कोशिश करें, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, या क्या आप एक उनको सलाह देंगे कि कैसे लिखना चाहिए? देखिए, संस्कृत मुझे बहुत पसंद है, और संस्कृत शिक्षण का जो दुर्भाग्य रहा है कि एक इतनी सुंदर भाषा को हमने उसको रिड्यूस कर दिया है कि वो एक नैतिक शिक्षा देने का और एक धार्मिक शिक्षा देने का टूल है। सिर्फ संस्कृत का यही रोल रह गया है। तो भाषा शिक्षण किस तरीके से होता है और उसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या होना चाहिए, किस तरह की किताब बननी चाहिए, और संस्कृत साहित्य भी हमारे सामने जितना छन के आता है, सिर्फ धार्मिक साहित्य का, वो भी एक खास तरह के धार्मिक साहित्य का एक हिस्सा हमारे सामने आता है। संस्कृत की तो विदुषी थी पंडिता रमाबाई, जिन्होंने आपको स्मृति पे सवाल उठाया, वो हमारे सामने नहीं आता है। तो संस्कृत में भी काम हुआ है, हम कैसे इस भाषा को, और अब एक बहुत ही नकली तरीके से बात होती है कि भाई कम्युनिकेटिव संस्कृत कर लो, जैसे कि आपको ऐसे कक्षाएं लगाई जाती हैं कि भाई अब हम संस्कृत में संवाद करेंगे, लगता है परंपरा से जुड़ जाएंगे। तो फिर ये भी देखना होगा कि संस्कृत विकास के क्रम में एक खास वर्ग और वर्ण तक ही सीमित थी। यदि उसको हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं और एक भाषा के रूप में उसका देखना चाहते हैं, तो फिर संस्कृत कैसी संस्कृत होगी?
और लाइक आप क्या यंग राइटर्स को सलाह देंगे? भाषा के तौर पे तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि संस्कृत से इंगेज करें, लेकिन वो कौन सी संस्कृत है और संस्कृत का क्या हमारे सामने आता है। बहुत छोटा सा मैं एक आपको उदाहरण दूंगी। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में, मैं साल नहीं बताऊंगी, मैं छत्तीसगढ़ में संस्कृत के टेक्स्ट बुक के एक में एडवाइज़र थी और कमेटी का इसमें था। तो एक चैप्टर आपको लिखना था, तो मैंने प्रस्ताव दिया कि क्यों नहीं हम विभीषण के रोदन का चैप्टर दें। यदि हम महाभारत और रामायण से ही उठाते हैं तो भाई कौन से हिस्से हमको दिए जाते हैं, वो वही हिस्से दिए जाते हैं जिसमें एक खास छवि ही आपको स्थापित की जा सके। तो वहाँ पर उस कमेटी के मेंबर्स ने बहुत इसका विरोध किया। अरे विभीषण के रोने का आप क्यों देंगे? क्योंकि भैया इससे तो जो पूरा जेंडर की जो भूमिका है कि मर्द को तो रोना नहीं है, तो आप तो पूरे मर्दांगी का जो कंस्ट्रक्ट है उसी को आप ध्वस्त कर रहे हैं। तो सवाल बहुत हैं कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे भाषा को कहाँ देखते हैं, और भाषा की राजनीति क्या है, भाषा की सीढ़ियाँ हायरार्की क्या है, और उसमें कौन भाषा कहाँ है। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इसलिए लगा क्योंकि मैं भी एक राइटर, मैं शायद मैंने 1-2 छोटे लेख लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि मेरी हिंदी और संस्कृत तो नहीं, हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आगे लिखूँ और शायद आपसे पढ़वाऊँ मैं संस्कृत में, मैं पढ़ना चाहूँगा ज़रूर। और आपका धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आप आएँ और मुझे उम्मीद, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे सवालों को जब जवाब मिले। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे दर्शक है वो भी आपसे और आपकी सोच से कनेक्ट कर पाए होंगे, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइब्रेरी आकर मज़ा आया होगा और आप आगे भी लाइब्रेरी आते रहें। ज़रूर, मैं पहले भी आई थी और दोस्तों की वजह से भी इसको जानती हूँ, अपर्णा वैदिक जी को जानती हूँ, और साथियों का आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये आयोजन हो रहा था तो हमने ये प्रस्तावित किया कि यहाँ कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, हम करते हैं, चूँकि जगह नहीं है तो हम भी आपको हैबिटेट और IIC में करते हैं, लेकिन फिर हम वहाँ सिमट जाते हैं। हम इसको स्कूल, कॉलेज या अलग अलग समुदायों में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम तो ज़रूर चाहते हैं कि यहाँ हमारा संपर्क रहे और इस तरह की शिक्षा की जो गतिविधियाँ हैं हम मिलजुल के कर सकें। और आपके लेख से हम सबको एक ताकत मिली है इस लड़ाई में, जहां हम बात करते हैं हम एक फेमिनिस्ट जगह है और हम सबको बराबरी से देखते हैं, और आपके लेख ऐसे ही आते रहे और हम सब इस लड़ाई में आगे साथ मिलकर बढ़ते रहेंगे। और आज का यही था। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया पीयूष।